नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे मैं और मेरी पूरी टीम यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर बिहार में होगा क्या। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने मतलब इतनी राशि पैसे को बहाया गया है जनता के बीच। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास भी कॉल आया था, हम गन्ना किसान हैं, मुझे भी 10,000 रुपया दी जा रही है। समझ में आ सकता है, हर वर्ग के दलहन तिलहन किसानों में भी जो है अलग अलग कैटेगरी के इलाके में जो किसान काम कर रहे हैं उनको 10,000 रुपया दिया जाएगा। मेरे जैसे किसान को भी दी जाएगी। ये सूचना हम खबर करने से जस्ट पहले वो सूचना आ गई, पासबुक भी का नंबर से लेके सब कुछ उन्हें मैंने दे दिया है। आप समझ जाइए ये सरकार किस स्तर पर वोटर को लाभुक योजनाओं के सहारे अपने साथ जोड़ना चाहती है, आप वो समझ सकते हैं। बाकी वृद्धा पेंशन से लेके बिजली फ्री से लेके सब कुछ देख रहे हैं। इसके बावजूद भी बिहार की जनता चुप है। 2 दर्जन से अधिक सर्वे एजेंसी बिहार में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ अन्य जो समाचार चैनल से जुड़े हुए हैं उन एजेंसी से जुड़े हुए बड़े सदस्यों से हमारी लगातार आज सुबह से बात हो रही है। हर कोई इस बात को लेकर हैरान है कि जनता की चुप्पी पता नहीं किस कर बटलेगी। वैसे अमूमन जो चीजें देखने को मिल रही है ये तय मानिए कि इस बार के चुनाव में जदयू बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। तमाम एजेंसियां भले बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी कह रही हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जदयू सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, क्योंकि 2020 की तरह नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा नहीं है। पूरे बिहार के किसी भी इलाके में चले जाइए, उनके बीमार होने की वजह से चर्चा में ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार अब पहले जैसे नहीं, उनको अब छोड़ देना चाहिए, अब उम्र हुआ। लेकिन विकल्प क्या है? अरे नीतीश के एक बार और वोट दे दीजिए। ये जो स्वर है ना, वो स्वर जता रहा है कि नीतीश कुमार की अंतिम यात्रा तक बिहार के मुख्यमंत्री वो रहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सबसे बड़ी पार्टी जो हमें डाटा, जो हमने आंकड़ा का विश्लेषण किया है, अगर उन आंकड़ों पर अगर हम बात करें, एक एक आंकड़ा पर अगर हम बात करें, तो कुल 65 सीट पर 5 सीट इधर उधर हो ये अलग बात है, लेकिन 65 सीट जदयू की जीत पक्की मानी जा रही है मेरे रिपोर्ट के अनुसार। 62 पर बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है मेरे रिपोर्ट के अनुसार। और इसके अलावा 21 अन्य हैं, जो 21 अन्य जो आपको मांझी हो गए, चिराग हो गए, बहुत सारी ऐसे पार्टियां हैं जो पार्टी जो इनके साथ घटक दल के साथ है, वो 21 मान के चलिए कि वो 21 के करीब ये आंकड़ा है। तो अब जोड़ लीजिए कि कुल कितने सीटों पर, मतलब जो 2/3 का जो लक्ष्य है बीजेपी के सामने, लगभग उतना लक्ष्य प्राप्ति करते हुए दिख रहा है। बात हम महागठबंधन की करें तो गठबंधन में 50 सीट आरजेडी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, 20 कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, और वामपंथी भाकपा माले सीपीआई सीपीएम 20 सीट उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, और सहनी का 5 सीट, मतलब कुल 95 सीट मैक्सिमम 95 से 100 के बीच जाते हुए ये सीट दिख रहा है। लेकिन एक बात है, इस पूरे सर्वे रिपोर्ट में एक बात संकेत जो साफ होगा, इसमें पीके का मसला जुड़ा हुआ नहीं है। पीके का मसला अगर जुड़ा तो ये तय मानिए कि खेला होगा। अगर पीके किस तरीके के उम्मीदवार को वो मैदान में उतरते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, और वो उम्मीदवार किसको नुकसान पहुंचाता है। एक इंडेक्स जो पीके के साथ साफ दिखाई दिया है, वो इंडेक्स ये है कि जहां मुस्लिम को लगेगा कि ये हरा सकता है बीजेपी को, जदयू को भी हरा सकता है, तो वो आरजेडी कांग्रेस से शिफ्ट कर सकता है वोट, मुसलमानों का वोट पीके के साथ। क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर जो एक बड़ा आंदोलन कहिए या जो आवाज उन्होंने उठाई है, उसका जन जन तक इसका प्रभाव पड़ा है। तो वो एक बड़ा फैक्टर है जो पीके को लड़ाई में दिखा रहा है। कितनी सीटें मिलेंगी कहना मुश्किल है, किसको नुकसान पहुंचाएगा वो साफ दिख रहा है कि एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा, ये साफ है। जदयू को थोड़ा ज्यादा, भाजपा को थोड़ा कम, और उसी तरीके से वहां आरजेडी और कांग्रेस में थोड़ा कांग्रेस को ज्यादा, आरजेडी को थोड़ा कम नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है, जो पीके का इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। इसके अलावा जो एक संकेत मिला है कि अगर आरजेडी अपने लालू एरा से बाहर निकलकर
ऐसी जगहों पर जो सीट MY समीकरण में फिट बैठता था जिस दौर में, खास करके मिथिलांचल की हम बात करें, वहां अगर कुछ प्रयोग वो करते हैं तो चुनाव में दिलचस्प हो सकता है। यादव और मुसलमानों का जो सीट है, उस सीट की संख्या अगर वो कम करते हैं तो फिर मामला दिलचस्प हो जाएगा, ये तय मानिए। ये लड़ाई 95 से इनको आंकड़ा पार करने के लिए 25-23 सीटें और चाहिए बहुमत के लिए। ये पूरे प्रचार अभियान के दौरान अगर कोई ऐसी बात बनी तो फिर पलट भी चीजें जा सकती हैं, पलट भी सकती हैं। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर हमें नजर रखने की जरूरत है, वो ये है कि कांग्रेस जिस तरीके से वोट यात्रा की सफलता के साथ लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाई है, और खास करके कि हम राजद के नेताओं को अभी भी मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे वोटर जो युवा वोटर है वो कांग्रेस के प्रति जरूर आकर्षित हुआ है, और वो सब कुछ वो वोटर शिफ्ट करने की स्थिति में है अगर तेजस्वी का वो एग्रेशन, जो यादव और मुसलमानों का जो एग्रेशन है, और ये लगता है कि फिर से जंगल राज की वापसी आ जाएगी, उसको अगर कमतर करने में या उस नैरेटिव को कमजोर करने में सीट शेयरिंग के दौरान अगर उम्मीदवारों के चयन में अगर सावधानी बरती गई राजद कांग्रेस के द्वारा, तो ये तय मानिए कि बिहार में चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा। ये हार जीत का वोटिंग परसेंटेज का अंतर बहुत कम अंतर है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा चुनाव हो रहा है। एक तरफा चुनाव इसलिए दिख रहा है कि जो पुराने उम्मीदवार हैं, ये सारी गणना जो पुराने उम्मीदवार आरजेडी के हैं, कांग्रेस के हैं, उसके आधार पर ये गणना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहा है, 36 विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी आगे रहा है, 12 में कांग्रेस और भाकपा माले रही है, एक सीट पर सीपीआई और एक सीट पर वीआईपी आगे रहा है। और 2020 में आगे क्यों था, चिराग फैक्टर क्या था, ये तमाम आंकड़ों के पर ये आधारित ये सर्वेक्षण रिपोर्ट है कि भाई ये क्या हो सकता है बिहार में। साथ ही अभी ग्राउंड पर क्या चल रहा है, नीतीश के लाभुक योजनाओं का क्या लाभ है। लाभुक योजनाओं का लाभ इतना ही है कि उनके खिलाफ जो इनकम्बेंसी जो 2020 की तुलना में काफी कम दिख रहा है, उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है। हाँ, महिलाओं वोटर में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो उत्साह नहीं दिख रहा है। ये एक फैक्टर है बीजेपी और जदयू के लिए। ये जिस महिला वोटर को प्रधानमंत्री तक आकर्षित करने की कोशिश की है, उस महिला वोटर में वो दिलचस्पी नहीं दिख रहा है। छात्रों में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है सरकार को लेकर, लेकिन उस आक्रोश को भुनाने में कांग्रेस और जदयू कितना कामयाब होती है इस एक महीने के वोटिंग प्रचार के अभियान के दौरान, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर उसको वो साध लिया जो कांग्रेस में दम है, कांग्रेस जिस तरीके से पूरी नेशनल वाइज अपनी टीम को यहां भेजा है, और जिस तरीके से वोटिंग अधिकार यात्रा के दौरान अपर हैंड कांग्रेस को राहुल गांधी को दी गई, अगर वो अपर हैंड राहुल और प्रियंका के नेतृत्व में अगर बिहार में देखने को मिला तो फिर खेला होवे। ये भी सोच लीजिए, ये आंकड़ा बदलता हुआ आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे फिलहाल जो चीजें सामने हैं वो आप ये मान के संग चल सकते हैं कि इस वक्त अगर चुनाव हो तो लगभग 2/3 बहुमत के करीब एनडीए गठबंधन रहेगा। लेकिन एक महीने के दौरान, क्योंकि न नीतीश में कोई आकर्षण बचा है, न मोदी में कोई आकर्षण है, और बिहार में न बीजेपी का कोई ऐसा लीडरशिप है जो 5000 आदमी भी वोटर को जुटा ले वो भाषण सुनने के लिए। ये भी समझ लीजिए, मतलब दोनों तरफ जो है ना एक अजीब तरीके का निराशा वाली स्थिति है। ऐसे में अगर कम बैक करने की बात अगर सोची जाए तो कांग्रेस, भाकपा माले और आरजेडी तीनों अगर संयुक्त रूप से उस तरीके से एक फोर्स के रूप में काम करे जैसे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान किया है, तो फिर चुनाव की पूरी तस्वीर बदलते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।